नमस्कार मित्रों, आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावसर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों की पिछली क्लास में हमने दो शब्दों पर चर्चा की, शिक्षण और विधियों की। पिछली क्लास में हमने देखा कि एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में कथन, विषय वस्तु, ज्ञान, सूचना, तथ्य और आंकड़ों के संप्रेषण को अर्थात आदान प्रदान को शिक्षण कहा जाता है। एक तरफ शिक्षक अपने कौशल के आधार पर छात्रों में अधिगम कौशल विकसित करता है अर्थात ज्ञान विकसित करता है, तो दूसरी तरफ विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं में ज्ञान विकसित करता है अर्थात अपने व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे। तो इस प्रक्रिया को हमने कहा कि शिक्षण कहा जाता है। यह शिक्षण बेहतर हो, शिक्षक अपने उद्देश्य में कामयाब हो, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान ठोस और स्थायी हो, इसके लिए वो जो भांति भांति के तरीकों का प्रयोग करता है मित्रों, उन तरीकों को शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा शिक्षण की प्रवृत्तियाँ कि यह प्रेरणा का सिद्धांत है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। बहुत सारी हमने शिक्षण की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, किसी भी भाषा का शिक्षण कराते समय सबसे पहले जो विधि आती है वो विधि है मित्रों अक्षर बोध विधि। सबसे पहली विधि की हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि क्या है? अक्षर बोध विधि नाम से पता है, अक्षरों का बोध कराने के लिए अपनाया गया तरीका अर्थात पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बालकों को जब आरंभिक तौर पर ध्वनियों, वर्णों, शब्दों आदि की मानसिक आकृति बनाने के लिए उन्हीं के सामने एक ही ध्वनि, वर्ण, अक्षर आदि को जब बार बार बोला जाता है तो उस विधि को अक्षर बोध विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि उस विद्यार्थी के मस्तिष्क में उस ध्वनि, वर्ण, अक्षर की मानसिक आकृति बन जाए। क्योंकि आरंभिक स्तर पर जब बच्चा विद्यालय में आता है, पूर्व प्राथमिक स्तर का बालक है, नर्सरी का है, एलकेजी का है, एचकेजी का है या पहली दूसरी क्लास का जब विद्यार्थी आपके पास आता है, तो उस समय आप उनको सीधे सीधे हर प्रकार के शब्द को बोल करके रिपीट नहीं करा सकते, क्योंकि नए नए ध्वनियाँ होती है, नए अक्षर होते हैं, नए शब्द होते हैं, वो उसका कैसे उच्चारण करे तो सीधे सीधे उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए हम आरंभिक तौर पर उसके सामने एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने से, दोहराने से उसके मस्तिष्क में उस ध्वनि की एक मानसिक आकृति बनती है कि इस प्रकार की ध्वनि हम सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, घर में छोटा बच्चा, जैसे मान लीजिए 7-8 महीने का है, 10 महीने का, 11 महीने का, 12 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, उस आरंभिक तौर पे वो कुछ नहीं बोलता। हम लोग जब उसके बड़े प्यार से उसके साथ संवाद करते हैं तो हम उसे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। बोलो, छोटा बच्चा घर में कैसे बोलता? बोलो पापा, बोलो दादा, नाना। बच्चा नहीं बोल पाएगा, हम उस एक ही चीज़ को बार बार उसके सामने बोलते हैं। फिर कुछ समय के बाद जाकर के वो बच्चा उसको बोलने की कोशिश करता है। ऐसा वो तब कर पाता है जब उसके मस्तिष्क में उस ध्वनि की, उस वर्ण की, उस शब्द की, उस अक्षर की मानसिक इमेज बन जाती है, तब वो धीरे धीरे उसको बोलने लगता है। इसीलिए सबसे पहले जो विधि हम अपनाते हैं भाषा शिक्षण में, वह अक्षर बोध विधि के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, परिभाषा क्या होगी, प्रश्न कैसे पूछा जाता है परीक्षा में। आप मान लीजिए इसी विधि का प्रश्न बनता है तो आपसे इस तरह पुटअप किया जाएगा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक ही ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द आदि की का बार बार दोहराव कर रहा है, जिससे कि उस विद्यार्थी के मस्तिष्क में उस ध्वनि की मानसिक इमेज बन जाए। बताइए शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो आप कहेंगे अक्षर बोध विधि का प्रयोग कर रहा है। यह अक्षर बोध विधि भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि है।
मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ भाषा शब्द को हटा देता और फिर प्रश्न करता कि शिक्षण की प्राचीन विधि है, तो ये इसका आंसर नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि क्या है, तो आप कहेंगे अक्षर बोध विधि है। लेकिन आपसे ये कहे कि शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, यानी कहीं पर भी शिक्षण कराने के लिए जो परंपरागत तरीका अपनाया जाता रहा है, वह है शिक्षण की प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है। शिक्षण की प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है। दोनों में बहुत अंतर है। परंपरा से, युगों से शिक्षण कराने के लिए जो परंपरागत तरीका रहा वो कौन सा रहा है? व्याख्यान रहा है। लेक्चर आते हैं, आपके सामने शिक्षक आएंगे, लेक्चरर आएंगे, जो भी वक्ता है वो अपना व्याख्यान देगा। ये सबसे परंपरागत तरीका है। धीरे धीरे शिक्षण की पद्धतियों में परिवर्तन होता रहा है। लेकिन आपसे यह प्रश्न करें कि भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि है, तो आपका उत्तर होगा अक्षर बोध विधि। क्योंकि आप किसी भी बालक को जब भाषा का ज्ञान कराने लगोगे, तो सबसे पहले आप उसके सामने उस भाषा के अक्षरों का बोध कराएंगे, तभी तो बालक उस भाषा में आगे बढ़ पाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में फिर रिपीट कर रहा हूं, शिक्षण की प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है। भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि कौन है मित्रों? अक्षर बोध विधि है। सुनाइए मित्रों कहानी। दूसरी विधि आती है हमारी सुनो और कहो विधि। हम क्रमबद्ध रूप में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप खुद स्वयं शिक्षक बन रहे हैं, आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, पूर्व प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप बीएसडीसी वाले हैं, बीएड लेवल 1 वाले हैं या 2 वाले हैं। सबसे पहले जब बच्चा आपके पास आएगा, तो क्या आप सीधे उसको हायर लेवल के शब्द पढ़ाने, वाक्य लिखाने आरंभ कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। पहले आप धीरे धीरे उस बालक को क्रमबद्ध रूप में सिखाएंगे, और उसी क्रमबद्ध रूप में दूसरा क्रम आता है सुनो और कहो विधि। ये दूसरी विधि है, सुनो और कहो विधि। पहला स्टेप कौन सा है मित्रों? किसी भी भाषा का शिक्षण कराने के लिए सबसे पहला क्रम है, सबसे पहला स्टेप है अक्षर बोध विधि। दूसरा है सुनो और कहो विधि। सुनो और कहो विधि क्या है? सुनो और कहो विधि, क्या इसका महत्व है, क्या क्या इसकी उपयोगिता है, ये दूसरा स्टेप है। इस विधि में शिक्षक बालकों के समक्ष, कौन सी विधि में? सुनो और कहो। देखिए यहां बालक कह नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा यहां पर शिक्षक केवल बालकों के समक्ष ध्वनियों वर्णों का उच्चारण करेगा, ताकि वो उन ध्वनियों वर्णों की मानसिक इमेज बना सके। जब उसके मानसिक इमेज बन जाएगी, तब हम प्रयास करेंगे सुनो और कहो विधि। यानी कि इस विधि में शिक्षक बालकों के समक्ष नवीन और कठिन शब्दों का उच्चारण करता है। विद्यार्थी उन शब्दों को सुनकर के उसका दोहराव करता, अर्थात उसे कहता है। यानी शिक्षक बोल करके विद्यार्थी को सुनाएगा, विद्यार्थी सुनकर के उस बात को रिपीट करेगा। जो शिक्षक ने शब्द बोला है, कठिन होगा, नवीन होगा, उनका वो दोहराव करता है, तो उस विधि को सुनो और कहो विधि कहा जाता है। यह विधि किसी भी भाषा शिक्षण में उच्चारण के लिए, प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, उच्चारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। उच्चारण के लिए सर्वोत्तम विधि है, सबसे उत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर उच्चारण के लिए सर्वोत्तम विधि है कौन सी मित्रों? सुनो और कहो विधि। इसलिए उत्तम विधि है उच्चारण के लिए कि बच्चा जब बोल रहा है, आपने मान लीजिए एक शब्द का उच्चारण किया और बच्चा उस शब्द को ठीक से उच्चारित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस उच्चारण का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी? सुनो और कहो विधि। ये इसलिए उपयुक्त है कि बच्चा जो बोल रहा है उसे जो भ्रांति हो रही है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से उच्चारण में होने वाली भ्रांतियों को, यूँ कह सकते हैं उच्चारण में यहाँ हम थे, उच्चारण में होने वाली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। एक इसका गुण है कि इस विधि में, कौन सी विधि में? सुनो और कहो विधि में
लिखने की अपेक्षा इस विधि में, क्योंकि अभी लिखने की चर्चा ही नहीं हो रही है, आप तो अभी दूसरे स्टेप पे पहुंचे कि सबसे पहले जब विद्यार्थी आपके पास में आएगा तो महीने 2 महीने तक आप विद्यार्थी के सामने एक ही प्रकार के शब्दों का बार बार उच्चारण करते रहेंगे, उसके दिमाग में मानसिक इमेज बनेगी, तब तक आप अक्षर बोध विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि बच्चे के मानसिक इमेज बन चुकी है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप बच्चे से वापस रिपीट करने के लिए कहेंगे कि जैसे आप छोटा बच्चा होता है, आप लोग परिवार में भी हम जैसे बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा है आपके साथ, आप उसे बोल के बोलो बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो बोलो दादा, नाना, तो आप क्या कह रहे हैं, अब बच्चे को बोलने के लिए कह रहे हैं। यानी इस आरंभिक दौर पर आपके मन में, जहन में भी नहीं आता कि तुम बोलो, वहां आप केवल ऐसा कह रहे हैं भैया, नाना, मौसी। लेकिन जब आपको लगता है कि काफी समय बाद आपको स्वतः आभास होने लगता है कि अब ये कह सकता है, तो आप उसे कहेंगे बोलो बोलो, यानी आप उसको कहने के लिए कह रहे हैं। पहले आप उसे सुना रहे हैं और फिर उसको कहने के लिए कह रहे हैं, यानी बच्चा अब तक लिख नहीं रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस विधि में लिखने की अपेक्षा सुनना और कहना, लिखने की अपेक्षा सुनना व कहना महत्वपूर्ण है। कहना महत्वपूर्ण है किस विधि में भैया? महत्वपूर्ण है। यानी कि सुनो और कहो विधि में लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सुनना और कहना महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछ ले कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर उच्चारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो आप क्या कहेंगे? सुनो और कहो विधि। देखिए मित्रों, हम साथ साथ प्रत्येक विधि से प्रश्न कैसे बन सकता है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर आता है कि प्राथमिक स्तर पर उच्चारण में होने वाली भ्रांतियों को दूर करने के लिए शिक्षक किस विधि का प्रयोग करेगा? सुनो और कहो विधि का। सुनो और कहो विधि में महत्वपूर्ण है, प्रश्न ही है, ए लिखना, ब कहना, स सुनना, द ब और स दोनों, तो आप कहेंगे ब और स दोनों है, क्योंकि इस विधि में सुनना और कहना दोनों क्या है मित्रों? महत्वपूर्ण है। अगली विधि आती है देखो और कहो विधि। जब बच्चा सुनकर के कहने लग जाता है तो अगला स्टेप अपनाया जाता है, अगला पद अपनाया जाता है देखो और कहो विधि। कौन सी विधि मित्रों? तीसरी, देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि यानी देख कर के कहना है। इससे पहले आप कह रहे थे सुनो और कहो विधि, अब आप कह रहे हैं देखो और कहो विधि। इस विधि में शिक्षक जो है चित्रों का सहारा लेता है, इसलिए इस विधि को चित्र वर्णन विधि भी कहा जाता है। चित्र वर्णन विधि भी कह सकते हैं इस विधि को। कौन सी विधि को? देखो और कहो विधि को चित्र वर्णन विधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चित्र वर्णन विधि, और देखो और कहो क्यों जाता है? इस विधि में शिक्षक बालक की अनुभव परिधि वाले चित्रों का सहारा लेता है। उन चित्रों का अक्षरों के साथ संबंध स्थापित कर देता है और उन चित्रों को उन मिलान के माध्यम से, उन संबंधों के माध्यम से चित्रों को पहचान करके विद्यार्थी उन वर्णों, अक्षरों, शब्दों आदि का उच्चारण करता है और धीरे धीरे वह सीधे ही उन ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों आदि की आकृति को पहचानने लग जाता है। इसलिए इस विधि को अक्षर क्षमा चाहता हूँ चित्र वर्णन विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में प्राथमिक स्तर पर जो हमने पहली विधि पढ़ी अक्षर बोध विधि, उसी का ही इसे परिष्कृत रूप कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं यह अक्षर बोध विधि का, अक्षर बोध विधि का परिष्कृत रूप है। परिष्कृत रूप है, अक्षर बोध विधि का परिष्कृत रूप है। कौन सी विधि? देखो और कहो विधि। वहां इसलिए परीक्षित रूप कह रहे हैं कि अक्षर बोध विधि में उसके दिमाग में जो मानसिक इमेज बनी ध्वनियों की, उन ध्वनियों को अब बालक क्या करेगा? देख कर के लेगा। कैसे अध्ययन कराएगा? शिक्षक क्या करेगा? एक तरफ कुछ ऐसे चित्र लेगा
जो बालक की अनुभव परिधि के होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बच्चों की, जो छोटे बच्चों की बुक्स आती है उसमें पहले से इस प्रकार की चीज़ें बनी होती है। पुराने ज़माने में इस प्रकार के जब साधन उपलब्ध नहीं था तो शिक्षक स्लेट पेंसिल के माध्यम से बोर्ड पे इस प्रकार का प्रयोग करता। एक बॉक्स में वो चित्र लेगा, जैसे मान लीजिए हम 3 बॉक्स बना रहे हैं, 4 बॉक्स बना रहे हैं, इसमें शिक्षक चित्र ले रहा है। ये चित्र है, मैं चित्र शब्द इसलिए लिख रहा हूं मित्रों क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। मान लीजिए इसमें आम का चित्र है, सपोज देन इसमें चित्र है किसका, आम का, ये आम का चित्र है। इसमें मान लीजिए अनार का चित्र है, इसमें मान लीजिए इमली का चित्र है। अब अनार, आम, इमली ये बच्चे की अनुभव परिधि वाले चित्र हैं। शिक्षक क्या करेगा, इन चित्रों का संबंध दूसरे वाले कॉलम में, अगर शिक्षक को विद्यार्थी को अक्षर सिखाना है तो इनमें अक्षर लिखेगा, और शब्द सिखाना चाह रहा है तो शब्द सिखाएगा। हालांकि आरंभिक तौर पर पहले अक्षर सिखाए जाते हैं, फिर उन्हीं अक्षरों से बनने वाले शब्द सिखाए जाते हैं। जैसे पहले बच्चे को अ अक्षर सिखाया जाएगा, फिर अ से बनने वाला शब्द सिखाया जाता है। अब विद्यार्थी जो शिक्षक जो है इसमें अ लिख रहा है, अब इसका संबंध उसने अनार वाले चित्र से कर दिया। दूसरे कॉलम में विद्यार्थी शिक्षक ने इमली यानी ई लिख दिया। यहां इमली का चित्र है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यहां अक्षर लिखा है, इसका संबंध उसने इससे कर दिया। और तीसरे कॉलम में उसने, इधर जो कॉलम है शिक्षक ने, इसने यहां पर आ लिख दिया और इसका मिलान इससे कर दिया। विद्यार्थी क्या कर रहा है, इन चित्रों के देख रहा है, और इसीलिए हमने कहा है कि इसको चित्र वर्णन विधि कहा जाता है। यानी इस विधि में शिक्षक चित्रों का सहारा लेता है। चित्र वही होते हैं जो प्राय विद्यार्थी की अनुभव परिधि के होते हैं। उन चित्रों का संबंध अक्षरों अथवा शब्दों से स्थापित कर देता है। विद्यार्थी उन चित्रों के सहारे से अक्षरों अथवा शब्दों को पहचानने लगता है, और धीरे धीरे वो बिना चित्रों के सहारे से ही सीधे ही उन अक्षरों अथवा शब्दों को सीख जाता है। तो उस विधि को चित्र वर्णन विधि के नाम से जाना जाता है। इसे देखो और कहो भी कह रहे हैं। देखो और कहो इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा छोटे स्तर पे बालकों को, खुद ने भी पढ़ा होगा, खुद का तो याद नहीं होगा, लेकिन घर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बुक्स में इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। बच्चा क्या करेगा, यहाँ आएगा, उसको ये आम दिख रहा है, वो इस आम के सारे से कहाँ जाएगा, इस आ पर जाएगा। यानी उसे लग रहा है कि ये आ से आम है। फिर बच्चा इस चित्र पाएगा, उसको अनार दिख रहा है, इस अनार वाले बॉक्स से वो सीधे कहाँ जा रहा है, अ पर। उसे ये लग रहा है कि ये ए से अनार है, तो वो अ भी सीख रहा है, अनार शब्द को सीख जाएगा। धीरे धीरे अगले स्टेप में हम शब्द की वर्ण की जगह शब्द सिखा देंगे। फिर बच्चा इस इमली के चित्र के सहारे से कहाँ जा रहा है, इस इमली वर्ण पर जा रहा है, तो बच्चा इसको सीख रहा है कि ई से क्या है, इमली है। यानी चित्र के सहारा लेकर के, चित्र के माध्यम से वर्णन करते हुए बालक को, अर्थात चित्र देख करके बालक को कहना होता है। इसलिए इसे चित्र वर्णन विधि और देखो या और कहो विधि के नाम से जाना जाता है। बालक जब इतना करता है तो धीरे धीरे वो दोबारा जब पढ़ने लगता है तो फिर वो चित्रों पर नहीं जाता, उसे सीधे ही मालूम चल जाता कि ये ए से अनार है, ये ई से इमली है, या आ से आम है। यह विधि कौन सी विधि मित्रों, देखो और कहो विधि। यह विधि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, किसके लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। हम लिख सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऐसा क्यों है, देखिए अभी हमने पढ़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि प्राथमिक स्तर पर उच्चारण के लिए, यानी बालक उच्चारण करे, उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी थी, सुनो और कहो विधि। बालक के मस्तिष्क में ध्वनि वर्णों की मानसिक इमेज बनाने के लिए अक्षर बोध विधि। इस विधि को आप प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इसलिए कह रहे हैं कि बालक स्वयं
बालक स्वयं चित्रों को देख करके मन में अभिव्यक्त भावों को अभिव्यक्त करता है, मौखिक तौर पे उसको बोलता है, अभिव्यक्त करता है। एक तो आपने कहा देखिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई बार ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे तो बच्चा उच्चारण कर रहा है और वहां पर भी उच्चारण करता है, यानी सुनो और कहो में भी उच्चारण कर रहा था, और आप कह रहे हैं कि देखो और कहो में भी तो बच्चा बोल ही रहा है। लेकिन देखिए मित्रों, वहां वही बोल रहा है, सुनो और कहो में वही उच्चारित कर रहा है जो आपने उसे सुनाया। आप वहां यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो सुनाया बच्चा वही कह रहा है या नहीं कह रहा, उसमें उसको कहीं भ्रांति तो नहीं हो रही है। इसलिए उच्चारण की भ्रांति को दूर कर रहे थे, उच्चारण के लिए उपयुक्त थी। लेकिन यहाँ मित्रों मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि चित्र को देख करके बालक उसके मन में क्या अभिव्यक्त हो रहा है उसे वो बाहर दे रहा है आपको। इसलिए ये मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ आप बच्चे को कुछ सुना नहीं रहे, बच्चा उस चित्र को देख रहा है, बच्चा इमली के चित्र को देख रहा है। इमली के चित्र को देखने के बाद उसके हृदय में क्या अभिव्यक्त हो रहा है, उसको वो बोल रहा है, क्या कर रहा है, बोल रहा है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। समझे मित्रों कहानी। अगला आता है मित्रों अनुकरण विधि। तीसरी विधि अनुकरण विधि। छोटी छोटी विधियां पढ़ रहे हैं हम लोग और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमने प्रत्येक विधि से प्रश्न भी बनाने का प्रयास हम साथ साथ कर रहे हैं। अक्सर बोध विधि के लिए कैसा प्रश्न बनता है यह हमने देखा। सुनो और कहो से कैसा प्रश्न बनता है यह हमने देखा, किस रूप में वो उपयोगी है। फिर हमने देखो और कहो कहा, ये कहा कि उसको चित्र वर्णन भी कहा जाता है, कैसे चित्रों का वर्णन किया जाता है। अगला आता है मित्रों अनुकरण विधि। थोड़ी बड़ी विधि है क्योंकि अनुकरण के बहुत सारे रूप होते हैं। मूलतः 3 रूप होते हैं अनुकरण के। अनुकरण विधि प्रमुख रूप में अनुकरण को 3 रूपों में अपनाया जाता है। पहला आता है रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण। दूसरा आता है मित्रों स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण। तीसरा आता है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण कह रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यह विधि भी। आगे जाकर के इसका नाम बदल जाता है, इसको रचना शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श पाठ प्रणाली हम इसको कह सकते हैं। देखिएगा पहला है रूपरेखा अनुकरण विधि। क्या है रूपरेखा? अब यहाँ पर हम थोड़ा लेखन पर आ गए हैं। इससे पिछली वाली जो 3 विधियां थी उन तीनों ही विधियों में हम लोग जो कर रहे थे वो केवल उच्चारण की बात कर रहे थे, मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे। अब हम अनुकरण में कह रहे हैं। अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं, रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण और रचना अनुकरण। पहला हम पढ़ रहे हैं रूपरेखा अनुकरण। क्या है रूपरेखा अनुकरण? देखिएगा इस विधि में शिक्षक बालकों के समक्ष स्लेट पर, कॉपी में, आजकल आप लोग देखते हैं कि प्रिंटेड आती है, पर जिस प्रकार का जो अक्षर है वर्ण सिखाना चाहता है उसको डॉट डॉट करके उसकी एक रूपरेखा तय कर देता है। जैसे मान लीजिए शिक्षक विद्यार्थी को क सिखाना चाहता है तो डॉट 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 करके एक इस तरह से क की एक रूपरेखा बना देगा। देख रहे होंगे काफी बड़ा लिखा मैंने। पिछली क्लास में कुछ विद्यार्थी कह रहे सर छोटा लिख रहे हो, है ना। देखिएगा यहां अब विद्यार्थी क्या करेगा, इन रूपरेखा ये जो डॉट डॉट है उसको मिलाएगा और धीरे धीरे बालक इस वर्ण का आकार सीख जाता है। तो उस विधि को रूपरेखा अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की स्लेट पर लिखता था। आजकल अब प्रिंटेड बुक्स आती है तो उसमें आप लोग इस तरह देखते हैं डॉट डॉट होता है, उसकी रूपरेखा बना जाती है, बच्चा उस रूपरेखा का अनुकरण करता है, इसलिए इसे रूपरेखा अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। अगला आता है मित्रों स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है, शिक्षक जिस प्रकार का अक्षर अथवा वर्ण लिखता है विद्यार्थी को उसको देख करके वैसा ही लिखने का प्रयास करना होता है।
इसलिए उसे स्वतंत्र अनुकरण कहा जाता है। यहाँ बच्चा स्वतंत्र तौर पर काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षक ने क्या किया, उसके सामने जिस प्रकार का अक्षर सिखाना था उसकी रूपरेखा तय की थी और उस रूपरेखा के आधार पर यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया था। उस ब्लूप्रिंट जो मैप जो बनाया उसी के आधार पर उसको काम करना था। यहाँ पर शिक्षक ने स्वतंत्र रूप में क्या लिखा है, इसी क को देकर के बच्चे को फिर से क्या लिखना है, इसी अ को देख करके बच्चे को अ लिखना है, अर्थात बच्चा स्वतंत्र रूप में अनुकरण कर रहा है, इसलिए इस विधि को स्वतंत्र अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि में थोड़ी कठिनता आती है, आप लोग देखे होंगे आप लोगों ने, और ऐसा करना प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों, और विशेषकर रीट वालों को तो यही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी यही पढ़ाएंगे, है ना। पहले क्या ऐसे सिखाया तो दूसरे दिन जब खे सिखाने लगोगे तो क्या ऐसा कर देगा। अधिकांश से विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, कहने बच्चों ऐसा ही किया ना आपने, फिर टीचर फिर आएगा आपका हाथ पकड़ेगा और ऐसा करवाएगा, फिर जब खे सिखाएगा कुछ दिन कैसे खे सीखोगे, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा खे कर दोगे। यानी यहाँ पर स्वतंत्र अनुकरण में थोड़ी कठिनता आती है, इसे स्वतंत्र अनुकरण कहते हैं। अगला आता है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण जो विधि है, इस विधि में जिस प्रकार की, यहाँ आते आते बच्चे का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि कक्षा 3-4 से आगे तक आ जाता है। इस रचना अनुकरण यानी किसी रचना का क्या करा रहे हैं, अनुकरण करा रहे हैं। यहाँ आप बच्चे को अक्षर सिखाने के लिए रूपरेखा का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ जब वो रूपरेखा में धीरे धीरे पारंगत हो गया, उसका हाथ उस दिशा में चलने लग गया, तो फिर आपने स्वतंत्र रूप में वर्ण लिख करके उसी से आपको दूसरा वर्ण उसको लिखवाना था। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप आता है रचना अनुकरण विधि। रचना अनुकरण विधि में क्या होता है, देखिएगा, समझे इस बात को। इस विधि में जिस प्रकार की भाषा और शैली में रचना करानी होती है, उसी प्रकार की भाषा और शैली की एक रचना पूर्व में विद्यार्थियों को सिखाई जाती है। विद्यार्थी उस सीखी गई रचना की भाषा और शैली के आधार पर दिए गए नए विषय पर पुनः रचना करने का प्रयास करता है, इसलिए उसे रचना अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में वो पूर्व में जो रचना दी गई है उस लगभग उसका अनुकरण करता है। यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक क्यों नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले इस विधि को समझिएगा, क्या है रचना अनुकरण देखिएगा। मान लीजिए आपने, शिक्षक हैं आप, और आपने विद्यार्थी को पहले स्वतंत्रता दिवस का एक निबंध सिखाया बच्चे को। स्वतंत्रता दिवस का एक निबंध बच्चे को आपने सिखाया। अब स्वतंत्रता दिवस का निबंध सिखाने के बाद आप बच्चे को कहोगे कि अब आपको गणतंत्रता दिवस पर निबंध लिखना है, या आपने बच्चे को दीपावली पर के त्योहार पर एक निबंध सिखाया और फिर आपको कह रहे हैं कि अब आपको होली पर निबंध लिखना है। बच्चा क्या करेगा, इसमें दो प्रकार की चीजें अपनाने की कोशिश करेगा, एक तो भाषा और एक शैली। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दो चीजें वो अपनाएगा, भाषा और शैली, दो चीजों को अपनाएगा। आपने मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस का जब निबंध बच्चे को सिखाया तो आपने लिखा कि यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। बच्चा क्या कर रहा है, आपने लिखा कि ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो बच्चा देखेगा कि अब आप जो हमें गणतंत्रता दिवस पर लिखने के लिए कह रहे हो, गणतंत्र पर, बच्चा देखेगा आपने कहा कि स्वतंत्र, पहली पंक्ति आपकी थी कि ये 15 अगस्त को मनाते हैं, वो देखेगा कि ये कब मना रहे हैं, तो वो लिखेगा कि ये प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपने अगली पंक्ति लिखी कि यह इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वो लिखेगा कि गणतंत्र को क्या हुआ, तो वो लिखेगा कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बच्चा क्या कर रहा है, आप ही की शैली को अडॉप्ट कर रहा है। और यही हमने देखा कि जिस प्रकार की भाषा और शैली में रचना करनी है, उसी में पहले एक रचना सिखाई जाती है, उसी रचना का वो अनुकरण करता है। और अनुकरण में वो दो बातों का अनुकरण करता है, एक तो भाषा और एक शैली। शैली पूर्ण रूपेण वो किसकी अपना रहा है, शिक्षक की अपना रहा है, शिक्षक की शैली अपना रहा है। भाषा उसकी अपनी हो सकती है, यानी कि भाषा उसकी अपनी हो सकती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक हो सकती है, लेकिन शैली
पर किस पर आधारित होता है? शिक्षक की शैली पर आधारित होता है। इसीलिए पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो क्या दृष्टिकोण से तो कहा जाता है कि करके सीखना चाहिए, यानी पूरी तरह से विद्यार्थी खुद करके सीखे। इसमें पूरी तरह से विद्यार्थी स्वतंत्र नहीं रहता है, वो शैली वही अपनाता है जो शिक्षक की होती है। इसलिए यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। भाषा शिक्षार्थी की अपनी हो सकती है, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक ही भाषा और परिवेश के नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आपने बच्चे को दीपावली का त्यौहार पर एक निबंध सिखाया। आपने सिखाते समय ये कहा कि यह दीपों का त्यौहार है, इस दिन हम दीप जलाते हैं। भारतीय संस्कृति के मुताबिक भगवान श्री राम का वनवास से अयोध्या आगमन हुआ। आप बच्चे को अपनी शैली में हिंदी के शब्दों में परिष्कृत हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जब उसी देख करके, उसी दीपावली वाले त्यौहार को देख करके जब होली का निबंध लिखेगा, उस समय उसको ये तो पता है कि ये जो त्यौहार है ये रंगों का त्यौहार है। आपने कहा कि उस दिन पटाखे जलाते हैं, दीपावली वाले में कहा। अब बच्चा देखेगा कि दीपावली वाले में पटाखे जलाते हैं, तो होली में क्या होता है? अब होली में रंग उड़ाते हैं, रंग डालते हैं, रंग फेंकते हैं, रंग लगाते हैं। ये वो जो शब्द प्रयोग करेगा रंग के साथ, जो क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहा है, वह शब्द आप ही के मुताबिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो जिस भाषा का है, जिस भाषा और परिवेश में रह रहा है, उस प्रकार के शब्द ही उसके मस्तिष्क में, उसके जहन में अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो उन्हीं का प्रयोग कर सकता है। इसलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इसमें शैली जो है वो शिक्षक की होती है, जबकि मनोविज्ञान की दृष्टि से दोनों ही शिक्षार्थी का होना चाहिए। ये जो विधि है रचना अनुकरण विधि, इस विधि का उच्च स्तर पर रूप बदल करके आदर्श पाठ प्रणाली या रचना शिक्षण के नाम से जानी जाती है। यानी यही जो विधि है हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यही विधि, कौन सी विधि? रचना अनुकरण विधि। यह विधि उच्च स्तर पर आदर्श पाठ प्रणाली या रचना शिक्षण या रचना अनुकरण कह रहे थे, यहाँ रचना शिक्षण के नाम से जानी जाती है। रचना शिक्षण के नाम से जानी जाती है। कौन सी विधि? रचना अनुकरण विधि। आपसे पूछ ले कि किस विधि का उच्च स्तर पर रूप बदलकर रचना शिक्षण हो जाता है या आदर्श पाठ प्रणाली हो जाता है। ये वही प्रश्नों का हम जिक्र कर रहे हैं, हूबहू परीक्षा में कई बार ऐसे पूछे गए। अभी हम करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि रचना के कितने रूप होते हैं। आपसे ये प्रश्न कर ले कि रचना अनुकरण विधि का उच्च स्तर पर नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रचना शिक्षण हो जाएगा या आदर्श पाठ प्रणाली हो जाएगा। क्योंकि उच्च स्तर पर जब विद्यार्थी जाएगा तो पूर्व की रचना का अनुकरण नहीं करेगा, बल्कि एक कवि की, एक किसी भी गद्य के लेखक की, पद्य के लेखक की भाषा और शैली को पढ़ेगा भले ही, लेकिन जब वो लिखने लगेगा तो अपने आधार पर उस रचना का निर्माण करेगा। इसलिए इसको रचना शिक्षण के नाम से जाना जाता है। आदर्श पाठ प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य, कौन सी विधि? इस विधि का मुख्य उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है। पूछा जाता है कि रचना अनुकरण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रचना किसकी? यानी रचना अनुकरण का उद्देश्य जो वो क्या है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। बच्चा नया नया साहित्य रचे। देखिए अभी हमने कहा कि आप बच्चे को जो है होली का निबंध सिखा रहे हैं, फिर दीपावली का लिखा रहे हैं, दीपावली का सिखा के होली का लिखा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर लिखा करके गणतंत्र का लिखा रहे हैं। अलग अलग चीज़ सिखा करके एक नई रचना, एक नया सृजन कर रहे हैं। बच्चा एक नए साहित्य का सृजन कर रहा है। यहाँ पर आपके दिए गए भाषा और शैली का अनुकरण करके करता है। जब वो उच्च स्तर पर आता है तो उसमें धीरे धीरे इस आदत का विकास हो जाता है, वो स्वयं एक नई रचना का विकास करने लग जाता है। यह विधि जो हम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आइएगा। एक शब्द की हमने चर्चा की थी, रचना शिक्षण। ये प्रश्न पिछली बार एक रेट में पूछा गया था कि रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं। शब्द आया यहाँ पर रचना शिक्षण, इसलिए कह रहे हैं। अब तो यहीं से एक प्रश्न पिछली बार रेट में पूछा गया था कि रचना शिक्षण के रूप होते हैं। रचना शिक्षण के रूप हैं, ये रेट में पूछा गया मित्रों। रचना शिक्षण के रूप हैं।
दो रूप होते हैं, एक तो गद्य रचना और दूसरा होता है पद्य रचना। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, मैं साथ साथ यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। गद्य रचना और पद्य रचना, दो प्रकार की रचनाएं की जाती है। प्रश्न पूछा गया था कि रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। इसके अलावा अनुकरण के कुछ और रूप होते हैं। ये प्रमुख रूप में तीन रूप होते हैं, रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण और रचना अनुकरण। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी, क्योंकि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी ध्वनि वर्ण अक्षर को लिखना सिखाने के लिए जब उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, फिर विद्यार्थी उसी पर पेन चला करके उन डॉट्स को, पॉइंट्स को मिला करके आकृति का निर्माण करना सीखता है, तो उसे स्वतंत्र अनुकरण, माफ चाहूँगा, रूपरेखा अनुकरण कहा जाता है। फिर आता है स्वतंत्र अनुकरण, लिखे गए वर्ण को देखकर वर्ण लिखना स्वतंत्र अनुकरण कहलाता है। फिर आता है रचना अनुकरण, जिस प्रकार की भाषा शैली में रचना करानी होती है। रचना शब्द आ गया इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि रचना शिक्षण के कितने रूप हैं। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो रचना शिक्षण के दो रूप होते हैं, गद्य रचना और पद्य रचना। अब इस अनुकरण के कुछ और रूप होते हैं, तीन रूपों की और हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो अनुलेख होता है, एक प्रतिलेख होता है और एक श्रुतलेख होता है। अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख, ये क्या होते हैं और इनका किन किन स्तर पर प्रयोग करना चाहिए और कहाँ कहाँ इनकी उपयोगिता है? पहला है अनुलेख। अनु का मतलब है पीछे लिखना, अनुलेख। अनु का अर्थ है पीछे, सहायक, अनुकूल। पीछे कह दो, सहायक कह दो, अनुकूल कह दो। पीछे, सहायक या अनुकूल। और लेख है ना लिखना, यानी पीछे पीछे लिखना। इस अनुलेख का प्रयोग कक्षा 3 तक करना चाहिए। प्रश्न आता है कि अनुलेख का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा 3 तक प्रयोग करें, कक्षा 3 तक प्रयोग करें। किसका? अनुलेख का। अनुलेख में क्या होगा? बालक को दिए गए पद्यांश को, दिए गए प्रश्न को, दिए गए विषय को उसी के बुक के जस्ट बाद में, यानी उस बुक में, उसी पेज में, उसी के साथ साथ लिखना होता है। कक्षा 3 तक ही इसका प्रयोग कराया जाता है, क्योंकि कक्षा 3 से पहले के जो बच्चे हैं, 1, 2 के, आप लोगों ने उनकी पुस्तकों में देखा होगा, उनका जो वर्क होता है वो कंप्लीटली उसी बुक में करना होता है, दूसरी बुक में नहीं होता है, उसके पीछे पीछे करना है। जैसे बच्चे का यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है, कोई भी एक प्रश्न है, यहाँ आप बच्चे से पूछा गया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो अब बच्चे को क्या करना है? कितने होते हैं, तो बच्चे को यहीं उसके साथ पीछे उसका उत्तर लिखना है। ये अनुलेख कहलाता है। ये मैं समझाने का तरीका कर रहा हूँ ये प्रश्न को। मान लीजिए आपने एक पैरा दिया, राम घर गया, प्रश्न नहीं है। मान लीजिए आप लिखा रहे हैं बच्चे को, तो आप लिखेंगे राम घर गया। अब ये राम घर गया को इस पेज पे लिखा, तो किसी दूसरे पेज पर नहीं जाना है, बल्कि उसी पेज के नीचे लिखना है राम घर गया। तो बच्चा क्या कर रहा है? उसके पीछे पीछे लिख रहा है, इसलिए ये अनुलेख के नाम से जाना जाता है। ऐसा सामान्यतः कक्षा 3 तक के बालकों तक ही करवाया जाता है। बाद में बालक का ज्ञान बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है, हम ऐसा नहीं कराते। जैसे फिर कक्षा का जब स्तर बढ़ता है तो अनुलेख को हम छोड़ करके प्रतिलेख में पहुंच जाते हैं। प्रतिलेख हो, ये बात समझ में आ गई? अनुलेख क्या है? उसी अभ्यास पुस्तिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए पद्यांश, पंक्ति, वाक्य आदि के पीछे पीछे लिखना अनुलेख कहलाता है। अनुलेख का प्रयोग कक्षा 3 तक ही करना चाहिए। दूसरा है प्रतिलेख। प्रतिलेख, लिखने की आदत का विकास कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं प्रति। प्रति का मतलब है एक कॉपी, और जैसे आप कहते हैं ना प्रतिलिपि, जैसे फोटोकॉपी, यानी कि इसमें जो है विद्यार्थी उसी अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखेगा, बल्कि किसी समाचार पत्र, मैगजीन, पुस्तक आदि में दिए गए गद्यांश, पद्यांश आदि को किसी दूसरी अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा, यानी पुस्तक से अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा, अपनी कॉपी में लिखेगा, कॉपी कर रहा है, उसकी प्रतिलिपि बना रहा है। देखिए अनुलेख में प्रतिलिपि नहीं बना रहे थे, क्योंकि आपके पास एक ही फॉर्मेट था, एक ही पेपर था, इसकी प्रति नहीं थी। अब इसमें आप क्या करेंगे? आपका जो मुख्य जो मैटर है, जो आप उसका अनुकरण जो कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर एक गद्यांश है, पद्यांश है, उस गद्यांश पद्यांश को देख करके आप अपनी दूसरी कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो आपने इसकी एक क्या बना दी?
प्रति बना दी, इसलिए इसको प्रतिलेख कहा जाता है। प्रतिलेख का प्रयोग कक्षा 4, 5, 6 तक ही करना चाहिए। कक्षा 4, 5 और 6 तक ही, इसके बाद में प्रतिलेख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो बच्चा अपने आप लिखने की आदत डालनी चाहिए, बच्चा सुनकर के लिखने लग जाएगा। तो प्रतिलेख का प्रयोग कक्षा 4, 5, 6 तक करना चाहिए, इसके बाद नहीं। यहाँ आकर के पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, करना चाहिए। देखिएगा, अनुलेख का प्रयोग कब तक करना चाहिए? कक्षा 3 तक, और प्रतिलेख का कक्षा 4, 5, 6 तक करना चाहिए। और तीसरा आता है मित्रों श्रुत लेख। सुनकर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनकर लिखना श्रवण इंद्रियों को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सुनकर लिखना सुंदर लेखन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। श्रुत लेख है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लिखने की आदत का विकास कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा देख देख करके लिख रहा है, उस समय वो वैसी ही आकृति बना रहा है जैसी उसको दिखाई दे रही है। लेकिन सुंदर लेखन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका सुंदर लेखन के लिए कौन है? श्रुत लेख है, क्योंकि जब सुनकर के लिखता है तो उसने इससे ये जो सारा काम किया है, उसने इन वर्णों को देखा है, अक्षरों की आकृति को देखा है, उसको सुन रहा है, सुन करके उसको रिकॉल कर रहा है, वो उसको श्रवण इंद्रियां विकसित पूरी तरह सुन रही है, विकसित हो रही है, और फिर वो अपने दिमाग में देख रहा है कि उसकी इमेज कैसी है, उस इमेज को लिख रहा है। उस समय वो बहुत सुंदर लिखने की कोशिश करता है। इसलिए सुंदर लेखन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है श्रुत लेख। दूसरा, श्रवण इंद्रियों को विकसित करने के लिए भी सबसे उपयुक्त है श्रुत लेख। सुन मात्रों, देखिएगा, हम ये कह सकते हैं सुनकर लिखने की कला। सुनकर लिखने की कला का नाम क्या है? श्रुत लेख है। सुंदर लेखन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सुंदर लेखन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कौन? श्रुत लेख। और इसका और उपयोग क्या है? श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। इंद्रियों को प्रशिक्षित करना किसमें शामिल किया जाएगा मित्रों? श्रुत लेख का काम है, क्योंकि यहाँ बच्चा सुनता है, सुनकर के अपनी जो सुनने की जो क्षमता है उसका विकास करता है। समझे मित्रों कहानी? एक प्रश्न आता है, लेखन क्षमता के लिए, अर्थात आप कोई नई रचना लिख रहे हैं, आप में लिखने की क्षमता हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है? और वहां पर आपके सामने 4 विकल्प है, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख और मौलिक विचार। ये भी एग्जाम में प्रश्न आया है मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं। मौलिक विचार, देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सुंदर लेखन के लिए क्या उपयुक्त है, आप कह रहे हैं श्रुतलेख, और कंफ्यूजन होना भी लाजमी लगता है। कई बार जब आप विषय वस्तु को पूरी तरह नहीं समझते तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि सर अनुलेख में भी तो लिख रहा है, प्रतिलेख में भी तो लिख रहा है, सुन करके भी तो लिख रहा है। लेकिन देखिए मित्रों, अनुलेख और प्रतिलेख में ऐसा होता है कि उसके सामने जो इमेज है, जिस प्रकार का वर्ण घूम रहा है, आकृति है, वो ठीक वैसा लिख लेता है। लेकिन श्रुत लेख में जब वो लिखता है तो उस समय वो सुन करके लिखता है, उसके सामने वर्ण, अक्षर, शब्द, ध्वनियां नहीं होती है। वो उसके दिमाग, मस्तिष्क में जो उसकी आकृति बनी रहती है, उसी के आधार पर उसको लिखता है, और वहां जाकर के उसमें सुंदर लिखने की कला विकसित हो जाती है। इसलिए सुंदर लेखन के लिए श्रुत लेख उपयुक्त था। लेकिन लेखन क्षमता का मतलब है नया नया रचना, नया नया लिखना, उसके लिए सब क्या उपयुक्त होगा? अनुलेख नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। प्रतिलेख नहीं होगा, श्रुतलेख नहीं होगा, बल्कि मौलिक विचारों का होना आवश्यक है। अगर आपके हृदय में, आपके जहन से, आपके मस्तिष्क के नए नए विचार अभिव्यक्त नहीं होंगे तो नई विषय वस्तु का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब प्रश्न पूछा गया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि सुंदर माफ चाहूँगा, लेखन क्षमता के लिए आवश्यक है मौलिक विचार। अगली विधि आती है मित्रों जैक्टॉट विधि। अगली विधि आती है मित्रों जैक्टॉट विधि। जैक्टॉट विधि पढ़ने से पहले मैं एक बार पूर्व में पढ़ी गई विधियों को रिपीट कर रहा हूं, आप जरा गंभीरता से सुनिएगा। मैं धीरे धीरे सारी विधियों को रिपीट कर रहा हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा अक्षर बोध विधि। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बालकों को जब ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों की मानसिक इमेज बनाने के लिए शिक्षक बार बार एक ही ध्वनि का, शब्द का उच्चारण करता है तो उस विधि को अक्षर बोध विधि कहा जाता है।
फिर हमने पढ़ा सुनो और कहो विधि, दूसरा स्टेप। इस विधि में शिक्षक बालकों के सामने नवीन और कठिन शब्दों का उच्चारण करता है, बालक को सुनकर के उन्हें कहना होता है। इस विधि में लिखने की अपेक्षा सुनना और कहना महत्वपूर्ण है। इस विधि में यह विधि उच्चारण के लिए उपयुक्त विधि है, उच्चारण में होने वाली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। फिर आता है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में शिक्षक चित्रों का सहारा लेता है, इसलिए उसे चित्र वर्णन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक बालक के अनुभव परिधि वाले चित्रों का सहारा लेता है, उनसे बनने वाले अक्षरों, शब्दों आदि का संबंध स्थापित कर देता है। बालक चित्रों को देख करके वर्ण और अक्षर सीखता है, शब्द सीखता है। धीरे धीरे वो चित्रों को भूल करके सीधे उन वर्णों, अक्षरों, शब्दों को पहचानने लग जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कह रहा हूं के लिए चित्र वर्णन या देखो और कहो विधि उपयुक्त मानी जाती है। फिर आता है रचना अनुकरण विधि। अनुकरण के 3 रूप होते हैं। रचना अनुकरण में तो स्वतंत्र अनुकरण, एक रूपरेखा अनुकरण और एक रचना अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में उसकी एक पहले रूपरेखा बनाई जाती है वर्ण की, उसको मिला करके बच्चा डॉट डॉट मिला करके उसको लिखता है, सीखता है। स्वतंत्र अनुकरण में दिए गए वर्ण शब्द को देख करके वैसा ही वर्ण लिखना होता है। रचना अनुकरण का प्रमुख उद्देश्य बालकों में साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है। इसके लिए शिक्षक जिस प्रकार की रचना करानी होती है उसी भाषा और शैली की एक रचना पहले सिखाई जाती है। विद्यार्थी उस सीखी गई रचना के आधार पर दिए गए नए विषय पर लिखता है। वहाँ पर शैली वो लगभग वही अपनाता जो शिक्षक की होती है, भाषा उसकी अपनी हो सकती है, इसलिए इस विधि को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है। रचना अनुकरण विधि ही उच्च स्तर पर जाकर आदर्श पाठ प्रणाली या रचना शिक्षण के नाम से जानी जाती है। और रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। फिर हमने पढ़ा कि अनुकरण के कुछ और रूप होते हैं जिसमें वो अनुकरण तो करता है, जिस तरह के अनुलेख जो कक्षा 3 तक करना चाहिए, इसको उसी अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। फिर आता है इसके बाद जो आपका प्रतिलेख आता है। प्रतिलेख में एक अभ्यास पुस्तिका से दूसरी अभ्यास पुस्तिका में, अर्थात किसी समाचार पत्र, मैगजीन आदि में छपे गए किसी पैरा को देख करके दूसरी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, उसका अर्थात उसकी प्रति तैयार कर लेता है। और फिर आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख में सुनकर के लिखना होता है। श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा हमने इसको लिखा था कि श्रुत लेखन जो है इसमें हम कह रहे हैं सुंदर लेखन में ये बहुत उपयोगी है। और फिर हमने अंतिम बात पढ़ी थी कि लेखन क्षमता के लिए मौलिक विचारों का होना आवश्यक है। अब अगली हम पढ़ रहे हैं जैकटॉट विधि। क्या है ये जैकटॉट विधि मित्रों? इस विधि के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात हमने कही थी कि अगर आपको पढ़ते समय किसी प्रकार की असुविधा होती है मेरे वीडियो से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर, जिस व्हाट्सएप नंबर है 9460611118 पर भी अपनी बात रख सकते हैं।